जब भी आप लोग नीट से रिलेटेड कोई भी मॉक टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट देते हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आप लोग 40 से 50 मार्क्स पे अटक जाते हैं सिर्फ फिजिक्स में, जबकि केमिस्ट्री के अंदर भी ठीक ठाक स्कोर हो जाता है, बायो के अंदर भी ठीक ठाक स्कोर हो जाता है और फिजिक्स में आप लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो फिर आखिर किया क्या जाए? आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के अगर 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं ना फिजिक्स में आउट ऑफ 180 और आप लोग चाहते हैं कि भाई ये कैसे भी करके 100 प्लस हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर है। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो आपने गलतियां की हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है और टॉपर किस तरीके से अपने एग्जाम पेपर के अंदर अपने माइंडसेट को लेकर के बैठता है फिजिक्स के लिए, क्योंकि भाई फिजिक्स एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नीट में सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका नीट में सिलेक्शन डुबा भी सकता है। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन सबसे पहले नीचे कमेंट में आप सभी लोग लिख दीजिए नीट, जिससे मुझे पता चले कि भाई कितने बच्चे यहां पर सीरियसली फोकस हैं अपने एग्जाम को लेकर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे आपको यहां पर कुछ ना कुछ आपके नीट रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी जो आपकी नीट के सफर को बहुत ज्यादा ईजी बना देगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है हाई वेटेज चैप्टर। अब अगर हमारे पास पूरा एक साल है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक साल भी नहीं है तो कम से कम 10 महीने के आसपास तो हमारे पास है जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर मैं हाई यील्ड चैप्टर या फिर हाई वेटेज चैप्टर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि आपको पूरा सिलेबस करना है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बच्चा पार्टी यहां पर हाई वेटेज टॉपिक को जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग हाई वेटेज चैप्टर को खत्म कर देंगे उतना ज्यादा टाइम हमारे पास होगा बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए। तो हाई वेटेज चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है भाई मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब ये आपको मेन मैंने हाई वेटेज चैप्टर बता दिए। सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं। आप लोगों को क्या सभी चैप्टर को प्रायोरिटी बराबर देनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर को देनी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग हाई वेटेज चैप्टर को पहले कर लेते हो और आप लोग लोअर वेटेज चैप्टर को बाद में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं रहा या फिर आप पैनिक कर गए, कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना भी मैक्सिमम नंबर का पोर्शन है आप लोग ऑलरेडी पहले ही कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद आपको मीडियम प्रायोरिटी उन चैप्टर को देनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है, हाई वेटेज नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। और लीस्ट प्रायोरिटी आपको उन चैप्टर को देनी है जिनसे कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हमें याद करना है फिजिक्स को, उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी होगी। हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टाइम भी ना ये सोचते हैं बस कैसे भी करके भाई फॉर्मूला हमारे पास आ जाए, हमारे दिमाग में ना कैसे भी करके फॉर्मूला आ जाए, मैं फॉर्मूले को क्लिक करूं, वैल्यू को उसमें पुट करूं और मेरा आंसर आ जाए। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चों कॉन्सेप्ट सीखने में, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं ना जो कॉन्सेप्चुअल है। मान लो अगर उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर आप? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कम से कम पीवाईक्यू इतने करने हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद हो जाए। फिर हमें जाकर के बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इसे अप्लाई करना सीखना है और फाइनली हम अपने फिजिक्स में मास्टर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, ये सिंपल से स्टेप होते हैं जो टॉपर फॉलो करता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा उसे साइड कर देता है। अगली बात हम करते हैं कि भाई हम लोगों की आदत क्या होती है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला पे जंप करने की, लेकिन कुछ स्टेप होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक टीचर होता है, टीचर किस तरीके से किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करता है, या टीचर किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन देखता है, फॉर्मूला लगाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये बिल्कुल जरूर सही बात है कि भाई टीचर के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत एफर्ट लगाया हुआ होता है, लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि बहुत बार हम क्वेश्चन को रीड ढंग से नहीं करते, उसकी इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको अपने दिमाग में डायग्राम विजुअलाइज कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका डायग्राम विजुअलाइज कर लीजिए। अगर डायग्राम नहीं है तो एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट होगा जो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आप गिवन डेटा को लिखिए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करेगा और फिर आपको फॉर्मूला रटने की नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा, रटने की नीड नहीं होगी। फिर बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद आप चेक करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखो, सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना, 7 स्टेप है, लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं, हम क्वेश्चन रीड भी नहीं करते ठीक से, हम ये वाले स्टेप खत्म कर देते हैं, हम डायरेक्ट पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद फॉर्मूला पर आते हैं। और जब तक ये वाले स्टेप नहीं होंगे बेटा, तब तक हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे फिजिक्स में आ जाए? यही हमारी मेन गलती होती है।
अब ये चीज सुनने में जितनी आसान है ना, करने में उतनी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपकी हैबिट अगर ये 7 स्टेप फॉलो करने की पड़ गई ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप बहुत अच्छे स्कोर को अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हम फिजिक्स में बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें उन्हें ठीक करने की जरूरत है। देखो, फॉर्मूले को रटना नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको अंडरस्टैंड करना है, सिंपल। और दूसरी चीज है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई आज ना मैं 40 से 45 क्वेश्चन दिन में फिजिक्स के सॉल्व करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर मिस्टेक ये हो जाती है कि मान लो आप 30 क्वेश्चन कर पाए, तो आप अपने टारगेट से काफी पीछे हैं। तो आप सोचेंगे यार जितने क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उनके फटाफट से सॉल्यूशन देख लेता हूं और सॉल्यूशन देखकर उन्हें कर लूंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट तो मुझे आता ही है, क्योंकि सॉल्यूशन देखते ही दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करता है। अब यहां पर मिस्टेक हमारी ये हो जाती है कि जब आप कॉन्सेप्ट को देखने लगते हैं, मतलब सॉल्यूशन को देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग खुद से सोचना बंद कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको ये लगने लगता है कि मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता। तो सॉल्यूशन देखना बंद करो, चाहे भले ही आप अपने टारगेट से काफी पीछे रह जाओ, एटलीस्ट जितने क्वेश्चन करोगे दिमाग से तो करोगे। पीवाईक्यू को बच्चे इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हर बार तो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं करते। बेटा, किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के आपको पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू करने के बाद हमें उस एग्जाम का एक बहुत अच्छा पैटर्न पता चल जाता है, जिसके बाद हमें बहुत ज्यादा ये क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि पेपर देकर आ गए, मान लो आप लोग 720 का मॉक देकर आए और आपके मार्क्स थे 200 या 300 के आसपास थे। अब ऐसे में बच्चा क्या गलती करता है, देखो 200 मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं आउट ऑफ 720, तो उसे लगेगा कि यार मैं क्या एनालिसिस करूं, मेरे तो सिर्फ 200 नंबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे सारा सिलेबस दोबारा से करना पड़ेगा, तो एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। यही गलती है, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट मान लो आपका 100% सिलेबस आ रहा था, 100% में से आपने मात्र 30% क्लियर किया, जो आपको अच्छे से आता था, तो यार ये तो चेक कर लो कि 30% में से कुछ कट तो नहीं हुआ। यही हमें देखना होता है कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन सही हुए तुक्के से तो नहीं हुए, मैंने खुद करे थे ना, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे को आता था और मैंने छोड़ दिया हो। ये सारी चीजें हटाकर हमें क्या करना है, एक नोटबुक बनानी होती है और उस नोटबुक का नाम हमें रखना होता है एरर नोटबुक। सिंपल सी चीज, एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक का नाम आप लोग रखेंगे एरर नोटबुक। इसके अंदर अपनी सारी गलतियां नोट डाउन कर दो। आपको लगता है कि आपने एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं करा, क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं करा, इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ी, फॉर्मूला ठीक से अप्लाई नहीं करा, कौन सा जो भी आपको लगता है आप इसमें लिख दो। फिर जब आप अपना नेक्स्ट मॉक या टेस्ट देने जाए तो सबसे पहले अपनी एरर नोटबुक को जरूर देख लें। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं ना बेटा, अपनी स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी खत्म कर देते हैं। अब देखो कितनी बड़ी चीज है, सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ये हमारी मिस्टेक। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीड के चक्कर में हम अपनी एक्यूरेसी खत्म कर देते हैं। ये काम हमें नहीं करना। ये 5 गलतियां अगर आपने अवॉइड कर दी तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी चेक की। भाई किसी भी चैप्टर को अगर करना है ना तो उसके पीवाईक्यू जरूर करो, 25-30 पीवाईक्यू जरूर करो। उसके बाद उसकी मिस्टेक एनालिसिस करके उसे री अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चन को जो आपके गलत हुए थे, और मिस्टेक को अपनी एरर नोटबुक के अंदर लिख लो। ठीक है, पीवाईक्यू से आपको क्या पता चलेगा, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, रिपीटेड आइडिया आपके दिमाग में जब बार बार आएगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी याद हो जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्या हमारे पास हम मास्टरी कर सकते हैं फिजिक्स में, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस चीजें याद करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस को रिवाइज करना है, और उसके बाद हमें रिपीट करना है सेम प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। और अगर हमने इतना कर लिया ना तो नो डाउट हम भी फिजिक्स में 100+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि इस चैनल पे आप लोग आते हैं और आकर के वीडियो देखकर निकल जाते हैं। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूं बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो यार, जो भी प्रॉब्लम है आपकी नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और एक बात याद रखना, यू कांट सी मी बट यू कैन फील माई गाइडेंस।